जय माँ भारती मित्रों, जय गुरुदेव। चलिए मैं अपने गुरु का नाम लेकर आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। सीरीज का नाम होगा ऐतिहासिक मानचित्रावली। ऐतिहासिक मानचित्रावली यानी इतिहास के संदर्भ में आने वाले प्रमुख स्थलों को मानचित्र पर दर्शाने की विधि, इसमें हम लोग सीखेंगे और दर्शाएंगे प्रमुख स्थलों को। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास क्या? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत शुरू करेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। लेकिन पूरा पाषाण काल तक पहुंचने से पहले हम लोग इसकी एक छोटी सी कहानी को देख लेते हैं, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। तो इसलिए मानचित्र पर आने से पहले छोटी सी जानकारी मैं दे दूं ताकि पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। देखिए, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो इतिहास का कालखंड है, पूरा इतिहास, खासकर भारत का इतिहास, वो 3 टर्म में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। फिर प्राचीन, हम लोगों को मुख्य रूप से प्राचीन के बारे में पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 रूपों में बांटेंगे। हालांकि जिस प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को बांट रहे हैं ना, इसे स्रोत के आधार पर कुछ यूँ बांटा गया है। स्रोत मिलने, पढ़ने और न पढ़ने के आधार पर। स्रोत यानी लिखित विवरण नहीं मिल पाए हैं तो उसे कहा गया है प्रागैतिहासिक काल। हम लोग बहुत पहले चले आए हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, फिर भी अब चर्चा हो गई है तो शुरू कर दें, बता देते हैं। प्रागैतिहासिक काल। फिर लिखित विवरण मिले हैं लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उसे कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पर तो लिखित विवरण मिला ही नहीं है, कोई किताब वगैरह मिला ही नहीं है, कोई लिखा हुआ अभिलेख मिला ही नहीं है, इसलिए कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, ये प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक मन आधा ऐतिहासिक। आधा ऐतिहासिक कहने का मतलब, आद्य मतलब ऐसे पुराना होता है, तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ मिला है परंतु हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ मिला ही नहीं तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस काल में मिला है लिखा हुआ लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, इसमें मिला ही नहीं है। जैसे कि पाषाण काल, जैसे कि पाषाण काल, और एक तीसरा ऐतिहासिक काल, इसमें मिला भी है किताब और हम लोग पढ़ भी पाए हैं। तो ऐतिहासिक काल। तो हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज जानना है। हम लोग बहुत पहले चले आए, इतिहास के पाठ में बहुत पहले चले आए। हम लोगों को ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इस कालक्रम के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। मैं फास्ट में चल रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि मुझे इस पर चर्चा करना नहीं था। टॉपिक में आ गया बात तो मैंने शुरू कर दिया। हम लोगों को मुख्य रूप से शुरू करना है प्रागैतिहासिक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल क्यों? क्योंकि इसमें कोई लिखा हुआ विवरण मिला ही नहीं। अब लिखा हुआ चीज़ मिला नहीं तो जो वस्तुएं मिलेंगी, जो औजार मिलेंगे, जो बर्तन मिलेगा, उसी के आधार पर इस समय के लोगों के जीवन के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति,
राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। तो चूँकि वस्तुएं मिली हैं उन्हें पुरातत्व कहा जाता है। नॉर्मली पुरातत्व मिले हैं, उनके आधार पर इनका इतिहास लेखन होगा। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांटा जाता है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल, या फिर इसे कहते उच्च पाषाण काल या नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, बस संक्षेप में जानकारी मैं दे रहा हूँ। मुझे मुख्य रूप से आज की इस टॉपिक बेलन घाटी तक पहुँचना है, इसीलिए मैं सिर्फ नामकरण करते चल रहा हूँ। तो देखिए पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है ना, फिर इसको भी 3 भागों में बटा लिया। पहले एक बात बता दूं कि कहाँ से कहाँ प्रागैतिहासिक काल कहाँ से कहाँ तक है। वैसे समय के बारे में बताऊं तो ऐसे में अज्ञात काल कहा जाता है ना, बहुत पहले कितना, तो नॉर्मली 5 लाख वर्ष पहले, 5 लाख वर्ष पहले से लेकर के कहाँ तक, तो 2500 ईसा पूर्व, जिसे BCE लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। तो ये काल हो गया। अब इसी को बंटवारा करेंगे। पूरा पाषाण काल में आएगा, सीधी सी बात है, 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के कहाँ तक, 8000 BCE, 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 8000 के बाद शुरू होगा, 8000 ईसा पूर्व से लेकर के ये होगा 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल शुरू होगा हमारा 4000 BC। तो बाद नव पाषाण काल शुरू होगा BC से लेकर के 2500 BC। इसी में हमारा प्रागैतिहासिक काल सिमट कर रह जाएगा। इसके बाद जो काल आएगा यानी हड़प्पा सभ्यता आएगी, उसके बाद तो हड़प्पा सभ्यता से हमें लिखित विवरण मिलने लगते हैं, ब्रूसफेदन लिपि में लिखा हुआ चीज़ मिलने लगता है, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। यानी वो इसके बाद शुरू हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमें उधर नहीं जाना, बस यहीं पर रुक जाना है। फिर जो पूरा पाषाण काल है ना, इस पूरा पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। एक पूर्व पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूर्व कह लें, या फिर पूरा या पूर्व ही ठीक रहेगा। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए ये मध्य पाषाण काल है और ये मध्य पूरा पाषाण काल है, क्योंकि पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने बांटा है। ये मध्य पाषाण काल है और ये नव पाषाण काल है। देखिए पूरा पाषाण काल में जब मानव शुरू में धरती पर आए थे, शुरू में आए थे, तो पत्थर के बने औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, पशुओं को मार रहे थे। पशु को मारने की प्रथा बाद में उन्हें लगा कि जंगल में जाने के क्रम में वे पशुओं को मारने तो जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि पशु ही उन्हें मार देते थे। तो इस संकट से बचने के लिए उन लोगों ने पशुओं को खोजने की चिंता ना हो, पशुओं को खोजने जाना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने पशु को ही घर पर रख करके पालना शुरू कर दिया, यानी पशुपालन की शुरुआत हो गई। जैसे पशुपालन की शुरुआत हुई उस काल को मध्य पाषाण काल कहा जाने लगा, यानी पशु को भी पालते थे और पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे। चलिए भोजन की पूर्ति तो हो गई, घर पर बैठे बैठे पशु को मार देते थे, खा लेते थे, परंतु उन पशुओं को जिंदा रहने के लिए फिर चारे की जरूरत पड़ती, और उस पशुओं को जिंदा रहने के लिए चारे की जरूरत पड़ती। उस चारे की पूर्ति के लिए जाना होता, भ्रमण करना होता था। फिर भ्रमण करने वाली समस्या जो पूरा पाषाण काल में थी वो बनी की बनी रह गई। इधर उधर भटकने की जो संकट थे, जो समस्याएं थी, वो बनी की बनी रह गई। तब इन लोगों ने सोचा कि भाई पशुओं के लिए अब चारा उपजा लें, तो चारा उन लोगों ने उपजाना शुरू किया। और जब चारा उपजाना शुरू किया तो उसके बाद से पशुओं के लिए चारा उपजाने की जगह बाद में उन लोगों ने सोचा कि जब पशु के लोग भोजन उपजा रहे हैं तो क्यों ना इस बीच के पशु को ही हटा दिया जाए,
यानी ये मानव है, बीच में पशु है और ये इसका चारा है, ये इसका चारा है। तो जो हम चारा उपजा रहे हैं इस पशु के लिए, तो पशु को हटा देते हैं, चारा की जगह पर कुछ ऐसा फसल उपजा लेते हैं जिसे हम खुद खा सकें। बीच में जो पशु पालने की जो समस्या है वो तो दूर हो जाएगी। तो इन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। खेती करना शुरू कर दिया तो वो हो गया नवपाषाण काल। ये हमने शॉर्ट में जानकारी दी है, विस्तार में कभी इतिहास का लेक्चर शुरू करूँगा तो मैं बताऊँगा। फिलहाल हम लोगों को जानना है पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि पूरे के पूरे औजार से काम हो रहे थे। वो भी किस तरह के औजार बने थे, किस चीज़ के बने थे, तो पत्थर के बने थे। पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इसमें भी पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ये 3 भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि शुरू में जो पत्थर मिलते, जो औजार मिले थे वो भद्दे किस्म के थे। भद्दे किस्म के कहने का मतलब ज़्यादा तेज धार नहीं थे, मोटे किस्म के थे। धीरे धीरे उन्हें और पुलिसदार बनाया गया और नुकीला बनाया गया, तो मध्य पुरापाषाण काल। थे तो पत्थर ही, लेकिन उन्हें थोड़ा सा और तेज धार देकर बनाया गया। फिर आगे चल करके उसे और धारदार और नुकीला बनाया गया। जैसे मान लीजिए इस समय में जो पत्थर बनते थे ऐसे ऐसे इस तरह का। अब इससे कितने जानवरों को मारेंगे? छोटे जानवर मर जाएंगे, क्या बड़े जानवर मर पाएंगे? इस युग में क्या हुआ, इस पत्थर को और इधर से काट कर नुकीला बना दिया गया और ऐसे बना दिया गया। ठीक है, इससे तब भी हाथ में ले जाकर के मार सकते थे, लेकिन इससे भी जो मोटी चमड़ी वाले जीव थे वो नहीं मर सकते थे। उच्च पुरापाषाण काल में अब पत्थरों को और नुकीला बनाया जाने लगा। अब देखिए ऐसे ऐसे बनाया जाने लगे, इतना नुकीला बनाया जाने लगा ताकि अंदर तक जानवर के अंदर तक घुसेरा जा सके, अंदर तक मारा जा सके, जिससे वो मरेंगे। तो इस तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो हम लोगों को इसमें पढ़ना पुरापाषाण काल और पुरापाषाण काल के बारे में, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ना है। ये देखिए हम लोगों ने इसी क्रम में हम लोग आते हैं आज पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो देखिए यहाँ पर एक स्थल हम लोग ले लेते हैं बेलन घाटी। शुरुआत करते हैं, हमारा जो पहला स्थल होगा वो होगा बेलन घाटी। बेलन घाटी, तो बेलन घाटी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि बेलन घाटी है कहाँ पर। देखिए शुरुआत कौन सा की है हम लोग, पूर्व, इसको डीपली में अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, और यानी चैप्टर का नाम कह दें तो प्रागैतिहासिक काल शुरू करें किए हम लोग। प्रागैतिहासिक काल में तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल, सॉरी नवपाषाण काल आएगा। तो उसमें पूर्व पाषाण काल को हम लोगों ने शुरू किया है। उसके अंतर्गत पहला स्थल है वो है बेलन घाटी। तो आइए बेलन घाटी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बेलन घाटी है कहाँ पर। तो वास्तव में बेलन घाटी जो है वो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर है बेलन घाटी। चलिए पहले मैं पूरा भारत का नक्शा एक साथ दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा भारत का नक्शा एक साथ दिखाता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ पूरे भारत के नक्शे को पहले एक बार। देखिए ये हमारा पूरा भारत का नक्शा है। इस पूरे भारत के नक्शे में ये है उत्तर प्रदेश का इलाका। इस उत्तर प्रदेश के इलाके में यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर है बेलन घाटी। पहले पूरा भारत का नक्शा देख लीजिए। ये भारत, जम्मू कश्मीर, ये नेपाल, ये हमारा बिहार और ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। आइए मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, पूरे भारत को हम लोगों ने देख लिया। अब दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा बेलन घाटी। यहीं पर है बेलन घाटी। ये हमारा बिहार हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश। पहले इस भाग को देखिए और मैं स्क्रॉल करके
अगले मैप पर ले चलता हूँ। मैं पूरा समझाने का प्रयास करूँगा ताकि बेलन घाटी आपके मस्तिष्क में एकदम से बैठ जाए। ये हम लोगों का भारत का नक्शा है, पूरा कलर के रूप में मैंने इसे किया है। देखिए, ये देखिए आप लोग ध्यान से, यही है उत्तर प्रदेश, यही है उत्तर प्रदेश, देख पा रहे हैं आप लोग। ये उत्तर प्रदेश, ये हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और इसी के नीचे कोने पर मिलेगा बेलन घाटी। मैं वहाँ पर ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक। ये प्रभात था, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार। अब अगले नक्शे में मैं दिखाऊंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश को। आइए देखिए, हाँ ये रहा हम लोगों का उत्तर प्रदेश। देख पा रहे होंगे आप लोग इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को। मैं इसे मिटा देता हूँ। यह है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में ये है गंगा नदी। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा गंगा नदी आप लोगों को। गंगा नदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से बिहार में प्रवेश करेगी। ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, अभी का उत्तर प्रदेश, और ये है बिहार, और ये है गंगा नदी। और गंगा नदी के किनारे यहीं पर है मिर्ज़ापुर, यहीं पर है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में ही था बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर का बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर का बेलन घाटी। देखिए, बिहार से सटा हुआ है, ये थोड़ा सा भाग उठा हुआ है। और यहीं पर अगर दे देगा स्थल और लिख देगा, कह देगा कि भाई यहाँ का एक प्राचीन स्थल का नाम बताएं, या फिर ये दे देगा कि यहाँ का एक प्रागैतिहासिक स्थल का नाम बताएं, चुनें, उसके बारे में लिखें। या फिर अगर कहीं यहाँ पर ये कह दे कि इस स्थान को दर्शाकर लिख दे कि एक पूर्व पूरा पाषाण कालीन स्थल, पूर्व पूरा पाषाण कालीन स्थल, पूर्व पूरा पाषाण कालीन स्थल कह दे, तो भी हमें टिक क्या लगाना है, क्या पहचानना है? यही पहचानना है कि यह बेलन घाटी है, यह बेलन घाटी है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। आइए इस चीज़ गंगा नदी के किनारे अगले स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। ये उत्तर बिहार में थे पहले, फिर उत्तर प्रदेश में पहुँचे। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहाँ पे मिर्ज़ापुर पड़ता है। यहीं पर है मिर्ज़ापुर। शायद कहीं दिखाई दे थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर उजाला हो गया है, दिन का समय हो गया है, दिन क्या सुबह का समय हो गया है, थोड़ा बहुत लाइट आने लगा है, तो इसीलिए चलिए यहीं पर ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यही है तो मिर्ज़ापुर, यही मिर्ज़ापुर है। चलिए मैं इस चीज़ को और बड़ा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। शायद अब दिखाई दे, और मैं और बड़ा कर देता हूँ, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। यही है मिर्ज़ापुर, ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, और ये है मिर्ज़ापुर। ये रेलन नदी है, उत्तर प्रदेश की एक नदी है रेलन नदी। तो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर का जो घाटी है वहाँ वो है बेलन घाटी। और ये बेलन घाटी के बारे में समझ गए, इसकी स्थिति के बारे में। बिहार से सटा होगा, और बिहार से सटा होगा, और कहाँ पे होगा ये? बिहार से। देखिए इसकी स्थिति को पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इसे समझेंगे कैसे। इधर बिहार होगा, ये उत्तर प्रदेश होगा, नीचे मध्य प्रदेश होगा। बिहार से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, देखेंगे कि जो थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला है,
और उसके बाद गंगा नदी के किनारा तो नहीं दर्शाया गया होगा, लेकिन नीचे से थोड़ा सा स्थान निकला हुआ हो और उससे मुश्किल से 1 उंगली या थोड़े से दूर में स्थित हो, समझेंगे मिर्ज़ापुर के बारे में ही बताया जा रहा है, बेलंग घाटी के बारे में ही बताया जा रहा है। तो इस तरह बेलंग घाटी को तो हम लोग निर्देशित कर लेंगे, पहचान लेंगे बेलंग घाटी को। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस बेलंग घाटी के बारे में जानना, कि बेलंग घाटी के बारे में 30 शब्द में लिखना भी तो है। आइए 30 शब्द में लिखना है तो क्या लिखेंगे बेलंग घाटी के बारे में। सबसे पहले तो यही कि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, पूर्व पाषाण काल। तो पहला सेंटेंस तो यही हो जाएगा कि बेलन घाटी ये जो बेलन घाटी है यह पूर्व पाषाण कालीन स्थल है। यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भाई बताओ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, और किस नदी घाटी के किनारे, तो बेलन नदी घाटी या बेलन घाटी के किनारे स्थित है, क्योंकि नाम ही बेलन घाटी है। अच्छा, बेलन घाटी, चलिए स्थिति तो बता दी। और बताओ भाई क्या क्या मिला है यहाँ से। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि पूर्व पाषाण काल में चीज़ें क्या, पत्थर के बने हुए औजार मिलते थे। तो पत्थर के बने हुए औजार मिलते थे, तो जो पहला औजार मिला वो था हस्त कुठार। पहला जो मिला है हस्त कुठार यहाँ से मिला है। बेदारनी मिली है यहाँ से, हस्त कुठार, बेदारनी। हस्त कुठार को कहेंगे हैंड एक्स, हैंड एक्स, AXE, HANDAXE, हैंड एक्स, हस्त कुठार। फिर बेदारनी मिली है। बेदारनी मतलब चाकू की तरह, चाकू की तरह मतलब पत्थर का ही था। जिस तरह जो चीक लोग होते हैं ना, मीट काटते हैं, तो मीट काटने के लिए जो कांटा रखते हैं ना, जो चाकू रखते हैं, चाकू तो नहीं कहेंगे उसे, हम लोग अपने भाषा में कांटा कहते हैं। मतलब समझिए कि इसे कैसे बना दें, हाँ ऐसे बना सकते हैं, हाँ बस ये होता है ना, इससे इस रूप में। तो यही इसी रूप में पत्थर का बनाया जाता था पहले, जिसे क्लीवर या बेदारनी कहते हैं। हस्त कुठार, हस्त कुठार कैसे होते थे, तो कुछ नहीं, पत्थर का है, नुकीला थोड़ा सा कर दिया गया है, हाँ यहाँ से हाथ से पकड़ करके भाला की तरह इस्तेमाल किया जा सके और जानवरों पर आक्रमण किया जा सके, ये था हस्त कुठार। चलिए तो बेलंग घाटी के बारे में लिख सकते हैं इतना। स्थिति उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी, हस्त कुठार मिले हैं, बेदारनी मिली है। अब मैं बार बार जो हस्त कुठार की चर्चा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये भी जान लें हस्त कुठार के बारे में। आइए मैं अगले स्लाइड में ले चलता हूँ हस्त कुठार के बारे में। देख पा रहे हैं आप लोग, चलिए मिर्ज़ापुर को तो देख लिया। चलिए मैं बार बार हस्त कुठार की बात कर रहा हूँ, तो अभी हस्त कुठार को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। मैंने तो चित्र में दर्शाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग वास्तव में हस्त कुठार को देखते हैं। मैं अगले स्लाइड में ले चलता हूँ। देखिए, देख पा रहे हैं इस औजारों को।